माता पिताओं को जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं इन्हें ध्यान से सुनना होगा और उसके बाद ये माता पिताओं का काम है, ये बच्चों के पेरेंट्स का काम है कि वो स्कूल को और सरकार को इस बात पर मजबूर करें कि जो केंद्र सरकार ने स्कूल बैग पॉलिसी बनाई है उस स्कूल बैग पॉलिसी पर तमाम प्राइवेट स्कूलों को मजबूर किया जाए कि वो स्कूल बैग पॉलिसी को पूरी तरीके से माने। कल मैं किसी पेरेंट का ऑडियो सुन रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये प्राइवेट स्कूल्स को लेकर और प्राइवेट स्कूलों का जो किताब वालों के साथ नेक्सस है, किताबें बेचने वालों के साथ नेक्सस है, उस नेक्सस पर आप बहुत देर से जागे। मीडिया अगर बहुत देर से जागा तो आप लोग कहां सोए हुए थे? जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी है कि मीडिया के संज्ञान में ये बात लाएं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, किताबें महंगे दामों पर बेची जा रही हैं, उनको एक खास दुकान से किताबें लेने के लिए और एक खास दुकान से यूनिफॉर्म लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है? ये काम पेरेंट्स का है, ये काम माता पिता का है। आप अपना काम करेंगे नहीं और जब इल्जाम लगाने की बारी आएगी ठीकरा फोड़ेंगे मीडिया वालों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर कि जनाब आप कुछ करते नहीं। ये बात समझिए, पत्रकारों का काम केवल आप तक खबर पहुंचाना है। कुछ करना सरकार का काम है, कुछ करवाना वो पेरेंट्स का काम है। आप सड़क पर उतरेंगे तो सरकार आपकी सुनेगी, क्योंकि तकलीफ में आप हैं, परेशानी में आप हैं। हमारा काम केवल आपको यह बताना है कि केंद्र सरकार ने एक स्कूल बैग पॉलिसी लाई और ये स्कूल बैग पॉलिसी एक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। और एक और बात मैं यहां पर साफ कर देना चाहता हूं, इन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों की एडमिशन के लिए आप सिफारिशें कहां कहां लगाते हैं यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरी बच्चे की एडमिशन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हो, उसके लिए आप डेवकॉम से लेकर डीसी तक के हर दरवाजे पर दस्तक क्यों देते हैं? आपको जोधामल में, जीडी गोयंका में, प्राइवेट स्कूलों में अगर अपने बच्चों की एडमिशन करानी है तो आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि इन प्राइवेट स्कूलों के मालिकों ने स्कूल इसलिए नहीं खोले हैं कि इनके जहन में यह बात आई कि हमको सिर्फ लोक सेवा करनी है, उसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना है। जाहिर सी बात है, कोई भी स्कूल कहने के लिए कहा जा सकता है कि जनाब प्राइवेट स्कूल के मालिकान जो है वो मुनाफा नहीं कमाते। ये बिल्कुल गलत है। हर स्कूल, उसे आप जो मर्जी वो नाम दें, कमर्शियल इदारा है, वहां पर आप पैसा देते हैं, उस पैसे से उन स्कूलों के मालिक पैसा कमाते हैं। ये कहना कि वो कमाते नहीं, वो दान धर्म के चक्कर में वहां बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। अब ध्यान से सुनिए स्कूल बैग पॉलिसी क्या है। और ये स्कूल बैग पॉलिसी सीबीएसई के लिए भी है, ये स्कूल बैग पॉलिसी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए भी है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन की भी ये जिम्मेदारी है और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ जुड़े हुए बाकी जिम्मेदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि एफिलिएशन देते वक्त ये स्कूल बैग पॉलिसी की एक कॉपी स्कूल के मालिक के हाथ में थमा दिया करें और उसे बोला करें कि भाई स्कूल बैग पॉलिसी का पालन करो, वरना हम तुम्हारी एफिलिएशन और तुम्हारी रिकग्निशन दोनों चीजें तुमसे छीन लेंगे। अब इसमें जहां तक स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि स्कूल के बैग का वजन जो है बच्चे के जिस्म के वजन से केवल 10% होना चाहिए। उसके बाद यह भी कहा गया कि स्कूल के बैग के वजन को मॉनिटर किया जाना चाहिए और स्कूल को रेगुलरली चेक करना चाहिए कि बच्चे के बैग का वजन कितना है। स्कूल बैग लाइट वेट होना चाहिए। यह भी कहा गया कि मिड डे मील स्कूल को देना चाहिए और यह भी कहा गया कि अच्छी क्वालिटी का, ताकि बच्चों को लंच बॉक्स भी घर से लाने की जरूरत ना पड़े। और जब मैं मिड डे मील की बात कर रहा हूं, जब मैं स्कूल में खाने पीने के प्रबंध की बात कर रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों के लिए है। ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए स्कूल की कि आपके यहां पीने का साफ पानी सभी फ्लोर्स पर हो। बच्चों को घर से पानी की बोतल लाने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि पानी की बोतल भी उनके बैग में बोझ बनती है। उसके बाद जब आप बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक सिलेक्ट करें स्कूल के लिए खास तौर पर, और उसके बाद टेक्स्ट बुक जब आप सिलेक्ट करें तो क्राइटेरिया होना चाहिए वजन किताब का कितना है, और हर किताब के ऊपर, हर टेक्स्ट बुक के ऊपर प्रिंट होना चाहिए कि इस किताब का कितने ग्राम वजन है। यह प्रिंट होना चाहिए टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। और उसके बाद यह भी कहा गया लॉकर इंस्टॉल करिए आप अपने स्कूलों में, जो बच्चे खास हैं उन खास बच्चों के लॉकर इंस्टॉल करिए ताकि वो अपनी किताब वहीं स्कूल में छोड़कर घर आ जाएं। स्कूल बैग अवेयरनेस प्रोग्राम
हर एकेडमिक सेशन की शुरुआत में करिए। उसके बाद एनसीपी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत स्कूलों को कहा गया कि आप 2 लैंग्वेज और मैथमेटिक्स जो है यानी 3 किताबें होंगी क्लास 1 और क्लास 2 में, 2 लैंग्वेजेस की और 1 मैथमेटिक्स की, यानी केवल 3 किताबों की जरूरत है क्लास 1 और क्लास 2 में। लेकिन जम्मू कश्मीर में 26 किताबें आपको बच्चे के बैग में ठूसनी है और क्लास 1 के बच्चे का बैग भी भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद 2 लैंग्वेजेस और मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज यानी केवल 4 किताबें हैं क्लास 3rd, 4th और 5th के लिए। स्कूल को यह कहा गया कि आप 3 लैंग्वेजेस ऑफर करेंगे, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस ऑफर करेंगे 6 से 8 तक, यानी केवल ये 6 किताबें बनती हैं 6 से लेकर 8 तक। उसके बाद कहा गया जैसे कंप्यूटर साइंस, मॉरल एजुकेशन, जनरल नॉलेज, लाइफ स्किल्स, ये इन तमाम को लेकर कहा गया कि ये सब्जेक्ट एरियाज है, इनको भी इंफ्यूज किया जा सकता है और बाकी तमाम एक्टिविटीज, लेकिन कोई एडिशनल टेक्स्ट बुक आप इसके लिए नहीं लगाएंगे। हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स एजुकेशन, ये वो तमाम एरियाज हैं जिन एरियाज में बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकती है। इसको भी आप लोगों ने टाइम टेबल में पूरी स्पेस देनी है। चिल्ड्रन शुड नॉट बी मेड टू कैरी एनी टेक्स्ट बुक्स टू दीज एरियाज, कि यानी जब बच्चा फिजिकल एजुकेशन के लिए जा रहा है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए जा रहा है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए जा रहा है, उस वक्त आप बच्चे के हाथ में किताब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत यह भी मैंडेटरी कर दिया गया, जो टोटल स्टडी टाइम जो स्टूडेंट्स से फेस टू फेस और सेल्फ स्टडी या होमवर्क के नाम पर उसे अकाउंट किया जाना चाहिए जब आप सिलेबस तैयार करें, जब आप स्टडी कोर्स तैयार करें, यानी बच्चा कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सारा स्टडी टाइम आपने बच्चों के साथ फेस टू इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स इन बोथ फेस टू फेस एंड सेल्फ स्टडी और होमवर्क। इसको प्लानिंग करते वक्त आपने इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है। टोटल होमवर्क टाइम यह भी स्कूल बैग पॉलिसी में बता दिया गया, लेकिन स्कूल बैग पॉलिसी की जानकारी ना तो स्कूल वालों को है, ना मां बाप को है, और ना मां बाप कभी ये तकलीफ करते हैं कि वो स्कूल वालों को ये स्कूल बैग पॉलिसी को लागू करने पर मजबूर करें। या आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास अपने बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है, या आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपको सुबह आपकी नींद खराब ना हो, आपकी नींद सिर्फ इतनी खराब हो कि आप घर से नीचे उतरें, ऑटो वाले के हवाले बच्चे कर दें और बच्चे स्कूल चले जाएं, मेटाडोर वाले के हवाले बच्चे कर दें, बच्चे स्कूल चले जाएं, और उसके बाद केवल आपकी एक जिम्मेदारी है कि जिस दिन पेरेंट टीचर मीट हो उस दिन आप जाएं और अपने बच्चे के बारे में सुन लें कि टीचर का क्या कहना है। इसके अलावा आप अपने बच्चे के लिए करते क्या हैं, जरा ध्यान से सोचिएगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे के लिए यह करते हैं, दुकान पर जाते हैं अपना वक्त तोड़कर और उसके बाद एक किताब का सेट वहां से लेकर आते हैं और जल्दी जल्दी में दुकानदार से मैंने आपको परसों भी कहा था, कपड़े की दुकान पर जाते हैं, आप कपड़े की दुकान पर 3 घंटा बैठकर एक सूट सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जब आप पैसे देने जाते हैं वहां बार्गेनिंग में आधा घंटा आप जाया करते हैं। अब बार्गेनिंग में आधा घंटा जाया करने के बाद आप सूट खरीदते हैं, यानी अगर 1000 रुपया वो कहेगा, जब तक वो 500 पर नहीं आता तब तक आप उसकी जान नहीं छोड़ते। लेकिन जब आपके बच्चे की बारी आती है, उस वक्त जब आप किताब खरीदने के लिए जाते हैं, वो 1500 रुपए की भी किताब अगर आपको बताएगा, आप फौरन खरीद लेते हैं। जो किताब जब उसने खरीद कर लाई है उसे शायद 500 रुपए की पड़ी होगी, 700 रुपए की पड़ी होगी, आप तो आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपके साथ ऑटो वाले का बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है, आप ये नहीं सोचते गरीबों के बच्चे भी वहां पर पढ़ते हैं, आप उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनाकर जाते हैं जब आप इस बात का ख्याल नहीं करते कि आप कम से कम स्कूल से ये पूछें कि जनाब, जब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जब नई जो पॉलिसी आई है स्कूल, जब नई जो पॉलिसी आई है उस नई पॉलिसी में जो कुछ कहा गया है आप उसके बिल्कुल उलट क्यों चल रहे हैं? आप किस कानून के तहत कहते हैं 12 किताबें लगेंगी, 16 किताबें लगेंगी, कर्सिव राइटिंग भी बच्चा करेगा, फलानी राइटिंग भी बच्चा करेगा, फर्स्ट में ही वो जनरल नॉलेज भी पढ़ेगा, और आपके शौक भी कमाल के हैं। आप अपने बच्चे को क्लास 2 में ही आइंस्टाइन देखना चाहते हैं, आप अपने बच्ची को क्लास 2 में ही लता मंगेशकर देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को 5वीं क्लास में सचिन तेंदुलकर देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को 5वीं ही क्लास में देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जब आपके अपने बच्चे को लेकर ख्वाब इतने ज्यादा हैं और आप इस बच्चे के जवान होने से पहले वो सारे ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, उसी का नतीजा है
कि जब स्कूल को लेकर, जब क्लासेस को लेकर, जब किताबों को लेकर, जब फीस को लेकर, एडमिशन फीस को लेकर, स्कूल बस फीस को लेकर आप बात करने के लिए तैयार नहीं होते। और मैं तो हैरान इस बात पर होता हूं कि आप जब जिस स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं, इस बात को समझिए कि आप उस स्कूल के ऊपर एहसान करते हैं, प्राइवेट स्कूल के ऊपर, कि आपने अपने बच्चे की एडमिशन वहां कराई है। अगर इन प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे जाएंगे नहीं तो इन्हें फीस कौन देगा, इन्हें एडमिशन फीस कौन देगा, इनका स्कूल चलेगा कैसे, ये टीचर्स को तनख्वाह कहां से देंगे, ये इन स्कूलों को मेंटेन कैसे करेंगे। इसका मतलब आप इन स्कूलों पर एहसान करते हैं अपने बच्चे की एडमिशन करा के, उसके बाद जिस पर आप एहसान करते हैं आपको खौफ और डर इतना ज्यादा है कि आप इन स्कूलों के बारे में बोलने से डरते, घबराते और कतराते हैं। और आप कहते हैं कि जनाब मेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए वरना मेरे बच्चे को परेशान करेंगे, मेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए वरना मेरे बच्चे को टीसी दे देंगे। इतना डर और खौफ आपको प्राइवेट स्कूलों का है। ये डर और खौफ किस चीज के लिए है, और ये डर और खौफ आपको आखिरकार है क्यों? जब आप जानते हैं कि 10वीं के बाद आपका बच्चा अगर ट्यूशन सेंटर में ना जाए, ये एलन किस लिए जम्मू में खुला है, ये विद्या मंदिर क्लासेस जम्मू में किस लिए चल रही हैं, ये एपेक्स ट्यूटोरियल जम्मू में क्या कर रहा है, ये इतने सारे ट्यूटोरियल जो जम्मू में हैं, और उसके अलावा हर गली, हर कूचे, हर नुक्कड़ में प्राइवेट स्कूल के टीचर जो क्लास में पढ़ाते हैं वो ट्यूशनें भी पढ़ा रहे हैं। आप अपने बच्चों को ट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आपके बच्चे को बेहतरीन तालीम स्कूल में मिल रही है तो आपका बच्चा ट्यूशन सेंटर में क्या कर रहा है, आपका बच्चा एलन में क्या कर रहा है, आपका बच्चा इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जा किस लिए रहा है? भाई आप लाखों रुपया फीस देते हैं जिसका ढिंडोरा आप पूरे शहर में पीटते हैं, और वो लाखों रुपया फीस देने के बाद भी आपका बच्चा अगर ट्यूशन सेंटर में जा रहा है तो फिर क्या आपको इतना हक भी नहीं है कि आप स्कूल वालों से ये पूछें कि भाई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में अगर ये कहा गया है कि आप कोई होमवर्क क्लास 2 को तक नहीं देंगे और 2 घंटे का होमवर्क हफ्ते में क्लास 3 से 5 तक देंगे, तो ये बताइए आप इससे ज्यादा होमवर्क बच्चों को देते क्यों हैं? मिडिल स्कूल का जहां तक ताल्लुक है, क्लास 6 से लेकर 8 तक अ मैक्सिमम ऑफ 1 आवर अ डे, 1 घंटे का होमवर्क होना चाहिए टोटल होमवर्क टाइम। यानी 1 घंटे का होमवर्क आपको किनको देना है? क्लास 6 से लेकर 8 तक, और 5 से 6 घंटा एक हफ्ते में, 5 से 6 घंटा एक हफ्ते में आपके बच्चे को होमवर्क मिलना चाहिए। और जहां तक सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस है, 2 घंटे का होमवर्क उन्हें मिलना चाहिए, और मैक्सिमम 10 से 12 घंटे एक हफ्ते। और टीचर्स को प्लान करना है, रैशनलाइज करना है कि कितना होमवर्क उनको देना है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तमाम स्टेट्स को दिया गया है, तमाम स्कूलों के पास है। और उसके बाद यह भी कहा गया है कि जब आप टीचर्स, यानी जब टीचर बीएड कर रहा है, एमएड कर रहा है, तो ये स्कूल बैग पॉलिसी जो है, भारी स्कूल बैग नहीं होना चाहिए, इसकी जानकारी टीचरों को उस समय भी दीजिए, और इन सर्विस में भी उनको बताइए कि किस तरीके से वो बच्चे के स्कूल बैग को कम कर सकते हैं। यह भी कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2020 के तहत जो नेशनल एनईपी जो 2020 आई है, यह भी कहा गया है इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रैक्टिस बेस्ड कैरिकुलम होना चाहिए ग्रेड 6 से लेकर 8 तक, 6 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस बेस्ड। और यह भी कहा गया कि आप किताब जब बनाएं उसमें इंफॉर्मेशन कम और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ज्यादा होनी चाहिए। हर स्टूडेंट को कहा गया है कि उसको फन कोर्स एक करना है 6 से लेकर 8 तक, जिसमें उसको सर्वे करने का और सैंपलिंग करने का अलग अलग क्राफ्ट्स में, कारपेंट्री में, इलेक्ट्रिक वर्क में, मेटल वर्क में उसको उसका फायदा हो। उसके बाद ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 का हिस्सा है, वो ये है कि तमाम बच्चे 10 दिन बैगलेस आएंगे। 6 से 8 तक के बच्चे 10 दिन आप बैगलेस आएंगे, और किसी कारपेंटर के साथ, गार्डनर के साथ, पॉटर के साथ, आर्टिस्ट के साथ वो इंटर्न करेंगे। यानी 6 तक क्लास से लेकर 8 तक क्लास तक के बच्चे को 10 दिन कम से कम आपने देने हैं, जिन 10 दिनों में वो बैग लिए बगैर स्कूल आएगा और कारपेंटर के साथ कारपेंट्री सीखेगा और बाकी तमाम वोकेशनल काम सीखेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया इसमें रिडक्शन को लेकर जब कहा गया बॉडी वेट के हिसाब से, प्री प्राइमरी में 10 से 16 किलो एवरेज बॉडी वेट होता है, कोई बैग नहीं होगा। यानी नर्सरी, अपर केजी, लोअर केजी कोई बैग नहीं होगा। क्लास 1 16 से 22 किलो वजन, 1.6 से 2.2 किलो रिकमेंडेड बैग वेट है। क्लास 2 में 1.6 से 2.2,
क्लास 3 में 1.7 से 2.5, क्लास 4 में 1.7 से 2.5, क्लास 5th में 1.7 से 2.5, क्लास 6th में 2 किलो से लेकर 3 किलो तक, क्लास 7th में 2 से 3 kg तक, 8th में 2.5 से 4 तक, 9th में 2.5 से 4.5 तक, 10th में 2.5 से 4.5 तक, 11th में 3.5 से 5 kg तक और क्लास 12th में 3.5 से 5 kg तक। और उसके बाद यह भी कहा गया रेगुलरली चेक किया जाएगा स्कूल बच्चों का बैग, खास तौर पे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रैंडमली हर 3 महीने में सिलेक्ट करे कुछ बच्चों को और उनके बैग का वेट चेक करे और उसके बाद देखे कि क्या कारण क्या है, इनके बैग इतने भारी क्यों हैं। क्लास 4 से ऑनवर्ड्स ये कहा गया कि मैथमेटिक्स के और एज बॉडी वेट रिलेशन जो साइंस में है उसको लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे एक्टिविटी के जरिए टीचर बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद ये भी कहा गया कि टेक्स्ट बुक की डिस्ट्रीब्यूशन वो फेयर होनी चाहिए। उसके बाद ब्लॉक पीरियड भी कहा गया, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, उसको लेकर ब्लॉक पीरियड्स के बारे में कहा गया कि 2 पीरियड एक सब्जेक्ट के एक साथ होने चाहिए। अप्रोच टू बी यूज फॉर क्लास 1 to 8, कम सब्जेक्ट पढ़ाइए, ज्यादा वक्त के लिए पढ़ाइए, हर दिन के लिए। प्राइमरी क्लासेस के लिए 2 सब्जेक्ट पर डे की अप्रोच होनी चाहिए। प्राइमरी क्लास के लिए केवल 2 सब्जेक्ट आपको दिन में पढ़ाने हैं और इससे क्या होगा, और ज्यादा जो बैग का वेट है वो कम होगा। और इसमें सिंगल नोटबुक आप यूज करिए क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक क्लास वर्क के लिए, 2 नोटबुक्स आप क्लास वर्क और होमवर्क के लिए 3rd से 5th तक करें। एक वक्त पर एक ही नोटबुक अलाउ की जाए बच्चे के बैग में, दूसरी जो है वो स्कूल में रखी जाए। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक एक फाइल लूज पेपर की उसको यूज करें क्लास वर्क और होमवर्क के लिए। और उसके बाद बच्चों को लूज शीट्स का इस्तेमाल करना सिखाएं, छोटी छोटी पतली पतली फाइलें बनाने की आदत उनको डालें। और उसके बाद यह भी कहा गया कि आप पेरेंट्स को भी स्कूल बैग के मामले में इन्वॉल्व करें। आप पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान अवेयरनेस उनके अंदर भी लाएं। पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान आप उनको ये बताएं कि जो बच्चे बैग लाते हैं वो बैग हल्का होना चाहिए, हल्का क्यों होना चाहिए। और उसके अलावा ये भी कहा गया कि अब जहाँ तक एनसीईआरटी का ताल्लुक है उसको लेकर भी ये कहा गया है कि क्लास 1 के लिए 3 किताबें, क्लास 2 के लिए 3 किताबें, क्लास 3rd के लिए 4 किताबें, क्लास 4th के लिए 4 किताबें, क्लास 5th के लिए 4 किताबें, 6th में 10, 7th में 10 और 8th में 11, 9th में 15 और क्लास 10th में 13 किताबें कही गई हैं। और अगर आप इनका टोटल वेट भी देखेंगे तो स्कूल बैग पॉलिसी के तहत ये 2 किलो से ज्यादा का वजन नहीं बनता। ये स्कूल बैग पॉलिसी है और स्कूल बैग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की बात जो है वो सीबीएसई ने की है और वही बात जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी कही है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि मां बाप कब इतने कॉन्शियस और इतने अवेयर होंगे, इतने जानकार होंगे कि वो स्कूलों के साथ राब्ता रखेंगे और स्कूलों में सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग के वक्त अपने बच्चे की ग्रेडिंग को सुनने के लिए, और जब आप बच्चे की ग्रेडिंग को सुनने के लिए भी जाते हैं तो मैडम आपके सामने, टीचर आपके सामने जब आपके बच्चे की कमियां और कमजोरियां गिनवाता है वो बच्चे को और डिमोरलाइज करता है। इसलिए बेहतर यह नहीं है कि आप उस स्कूल के साथ जिसके ऊपर आपने एहसान किया है अपना बच्चा वहां पर एडमिट करके, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा गरीबों के बच्चों के लिए इन स्कूलों में कोई जगह नहीं है। जम्मू के एक बड़े प्रसिद्ध और बहुत बड़े स्कूल में छन्नी की तरफ वो स्कूल है, वो मालिक भी इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। एक गरीब घर के बच्चे की एडमिशन के लिए जब उस मालिक के साथ हमने बात की, और गरीब भी कौन, दिहाड़ीदार आदमी, और वो दिहाड़ीदार आदमी जो गांधीनगर के आसपास में रेड़ा लगाकर काम करता है। ख्याल सिर्फ यह था कि एक गरीब बाप का बच्चा है, अगर कोई बड़े स्कूल वाला इसको अपने स्कूल में एडमिशन देगा, इसके अंदर काबिलियत बच्चे के अंदर इतनी है कि यह बच्चा कमाल का काम कर सकता है। उस बड़े स्कूल के बड़े आदमी को जब मैंने ये कहा कि आपके पास बाज़ाब्ता कोटा है, जिस कोटे में गरीब घर के बच्चों को आपको एडमिशन देना है, मेहरबानी करके इस बच्चे को एडमिशन दीजिए, उनने कहा इस पर हम सोचेंगे। लेकिन उसके बाद दोबारा कभी उन्होंने जहमत नहीं की फोन उठाने की, दोबारा कभी उन्होंने जहमत नहीं की ये बताने की
कि वो जो कोटा उनके पास, उस कोटा को उन्होंने कहां एग्जॉस्ट किया। और स्कूल एजुकेशन विभाग का भी कमाल देखिए, ये कभी इन प्राइवेट स्कूलों से, इन ताकतवर स्कूल के मालिकों से ये नहीं पूछते कि आप ये गरीबों के बच्चों का जो हक आपके स्कूलों में है, उस हक को आप आखिरकार देते किसको हैं, वो सीटें आप आखिरकार किन किन से फिलअप करवाते हैं। कोई स्कूल एजुकेशन विभाग ने कभी कोई ऑडिट नहीं किया, कभी कोई सवाल नहीं पूछा। और मैं बड़ी बेबाकी के साथ ये बात कहता हूं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके अपने बच्चे जो हैं इन स्कूलों में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी बड़े अफसर को कहिए कि आप डॉक्टरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करिए, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि उन्हीं डॉक्टरों को रात को 11 बजे भी वो अपने घर बुलाते हैं बीपी चेक करवाने के लिए। उन्हीं डॉक्टरों को रात को 12 बजे भी वो बुलाते हैं कि जनाब मेरा फलां रिश्तेदार बीमार हो गया, फौरन अस्पताल पहुंचिए। तो वो डॉक्टर उनके लिए चूंकि इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए जाहिर सी बात है उनके खिलाफ सख्त कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। चाहे वो खिल्ली उड़ाएं आयुष्मान भारत का, चाहे वो सुबह 10 बजे तक प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑपरेट करें, रात को क्या कहते हैं 12-12 बजे तक प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑपरेट करें, जो मर्जी वो करें, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ सरकार नहीं करती, कर ही नहीं सकती। मैंने बोला वजह क्या है। इसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों का भी यही हाल है, उनके खिलाफ कोई भी नहीं है। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि एक तो अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और जो नई एजुकेशन की पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी में कोई कानून और कोई जाब्ता बनाया गया है, उसे फॉलो करने में आखिरकार इन स्कूलों को क्या परेशानी है, उसे फॉलो करने में आखिरकार इन स्कूलों को क्या दिक्कत है। और जैसा मैंने आपको कहा, ये स्कूल अपने करिकुलम को लेकर, अपने स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर कोई भी दावा करें, हकीकत यह है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आपको स्कूल के बाद ट्यूशन सेंटरों पर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, उसका जवाब भी इन स्कूलों से ही पूछा जाना चाहिए। मामला साफ तौर पर यह है कि स्कूल बैग पॉलिसी, उसके अलावा जो एफिलिएशन को लेकर कानून है, एफिलिएशन को लेकर बायलॉज हैं, उन बायलॉज को पढ़िए या स्कूल बैग पॉलिसी को पढ़िए। तमाम चीज़ें पेरेंट्स के लिए मैंडेटरी करती हैं कि पेरेंट्स को इन तमाम बातों की समझ होनी चाहिए, ताकि वो स्कूल के साथ इंटरैक्ट करें और स्कूल को भी इस बात पर मजबूर करें कि अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है, उस कानून का आप भी पालन करें, बच्चों के बैग को हल्का करें। और ये जो किताब वालों के साथ आपका नेक्सस है, जिसमें मैंने आपको किताब वालों का कोई कसूर नहीं। जब स्कूल वाला अपने स्कूल की वेबसाइट पर, जो एफिलिएशन के बायलॉज में लिखा हुआ है कि आप अपने स्कूल की वेबसाइट पर लिस्ट डालेंगे तमाम किताबों की, कौन सी किताब किस क्लास में आपने रिकमेंड करी हुई है, वो लिस्ट किसी स्कूल की वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगी। मैंने अलग अलग प्राइवेट स्कूलों की वेबसाइटों के ऊपर चेक किया, पिछले साल 2021-22 की मिलेगी, लेकिन 2023-24 की नहीं मिलेगी। लिस्ट क्यों नहीं अवेलेबल है वहां पर? और वो लिस्ट दुकानदारों के पास कहां से जाती है? बड़े सवाल हैं, उनमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन पेरेंट्स से ये गुजारिश कि मीडिया वालों को लेकर, और मीडिया क्या कर रहा है उसकी कवरेज को लेकर वो छोड़ दीजिए। बदलाव अगर सिस्टम में लाना है और प्राइवेट स्कूलों में बेहतरीन तालीम आपके बच्चों को मिले, और तालीम के मिलने के साथ साथ में आपके बच्चे के बैग का बोझ कम हो, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और जो उसके अलावा करिकुलम है, उन दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझें, प्राइवेट स्कूलों के साथ एंगेज करें, और प्राइवेट स्कूलों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का भी ख्याल रखें, स्कूल बैग पॉलिसी का भी ख्याल रखें, ताकि बच्चों के कंधों पर बोझ कम हो। और ये 26-26 किताबें लगाने की बजाय एनसीईआरटी और बाकी जो फ्रेमवर्क्स है उनका ख्याल रखते हुए अगर स्कूल इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखे, क्योंकि ये मैंने पॉलिसी बनाई नहीं, ये केंद्र सरकार ने पॉलिसी बनाई है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। तो अगर वो ये कह रहे हैं, इन पर अमल दरामद अगर हो तो इसका फ़ायदा स्कूलों को भी होगा, इसका फ़ायदा माँ बाप को भी होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, माँ बाप को समझने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़ता है, वो स्कूल की भी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी भी।